नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित की तैयारी क्रम में आज फिर से हम 10 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। इससे पहले 17 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चैनल की प्ले में जाकर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स वाली प्ले में वहाँ से देख सकते हैं सारे वीडियोज़। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपसे ही एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 9/5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमें आंसर 32 आ जाए। 9/5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर 32 आ जाए। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को ये ज़रूर आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता फिर अच्छी बात नहीं है। इसको सॉल्व करो और नीचे कमेंट में इसका उत्तर फटाफट बताओ। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन होगा आपके सामने, यदि 6, 18, x 15 समानुपात में है तो x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो इसको जैसे लिखा जाता है 6:18 समानुपात x/15। अब यहाँ पर वो फार्मूला लगाओ, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ये है मध्य पद और ये है बाह्य पद। तो मध्य पदों का गुणनफल हो जाएगा 18x और बाह्य पदों का गुणनफल हो जाएगा 15 × 6 यानी 15 छक्का 90। ठीक, अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए 18 को उस तरफ भेजना पड़ेगा। 90/18, 18 पंचे 90 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई 5। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2400 रुपये उधार लिए। उसने 2.5 वर्ष बाद 1200 रुपये तथा एक गाय देकर उधार चुका दिया। गाय का मूल्य बताओ। तो कोई किसान है, उसने कुछ पैसा उधार लिया। यहाँ पर दर दे रखी, मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है। तो आप इसका ब्याज निकालने के बाद मिश्रधन निकाल लो, यानी कुल मिलाकर उसे कितना पैसा वापस करना है। तो जब ये पता चल जाएगा तो हमें गाय का मूल्य भी पता चल जाएगा, क्योंकि उसने 1200 रुपये दिए हैं और एक गाय दे दी है, तो उसका पूरा मूल्य चुका दिया उसने। अब यहाँ पर 1200 घटा के आप मूल्य गाय का पता कर सकते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें इसका मिश्रधन निकालना होगा। मिश्रधन मतलब उसको कितना पैसा वापस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा PRT/100। P मतलब मूलधन कितना है 2400, R यानी दर कितनी है 12, T यानी टाइम कितना है 2.5, 2.5 लिख देते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बटे 100। अब यहाँ पर 2 0 ये काट लेते हैं। अब बचेगा 24 × 12 × 2.5। इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 720 रुपये। यानी साधारण ब्याज कितना निकल के आया 720 रुपये। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये तो है साधारण ब्याज, हमें चाहिए मिश्रधन, यानी कुल मिलाकर किसान कितना रुपए लौटाएगा। तो मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो आपका मिश्रधन आ जाएगा। यानी हमें ये पता चल जाए भाई 2400 रुपये तो उसने लिया है, 720 रुपये ब्याज बन रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दो, आएगा 24 7 31, 3120 रुपया आ जाएगा मिश्रधन। यानी कुल मिलाकर इतना उसे लौटाना है। तो इतना लौटाना है और उसने लौटाया कैसे है, 1200 रुपये देकर और एक गाय देकर 3120 रुपये चुकता कर दिए। यानी ये जो है ये इसके बराबर है। तो गाय की वैल्यू यानी गाय का मूल्य निकाल लो, 3120 घटा दो, 1200 इधर आएगा तो ये घट जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो घट जाएगा। इसको देख लो, 20, 11 में 2 गया, 9, 2 में 1 गया, 1920 रुपये की गाय है। इस तरह आप देखिए कितनी आसानी से हमने गाय की वैल्यू निकाली। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है लेकिन है आसान। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिखा हुआ है। 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात करना है। तो दीवार का आयतन ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आयतन बराबर L × B × H, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी है 8 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है, या कह सकते हैं कि मोटाई तो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 20 सेंटीमीटर, सब बाकी सब मीटर में है, और जो मोटाई है उसकी सेंटीमीटर में दे रखा है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 हो जाएंगे। तो वहीं पर यहाँ पर क्या है 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 हो जाएगा। H आपकी ऊंचाई कितनी है 3.5। अब इसको सॉल्व कर लो, 20 पंचे और ये 0.7, 8 ×
5.7, इसका आंसर आएगा 8 7 56, 5.6 घन मीटर। ये आपका आयतन निकल के आ गया। क्लियर हो गई बात? कोई ज़्यादा कठिन नहीं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करो। और अगर यूनिट्स अलग अलग हैं, जैसे इसमें लंबाई और ऊंचाई तो मीटर में दे रखी, मोटाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले सारी यूनिट एक कर लो, सारी मीटर कर लो या तो सारी सेंटीमीटर कर लो, उसके बाद इसका फॉर्मूला लगाओ। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 की पावर 3 उसकी भी पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 25 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 उसकी भी पावर 4। देखो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 3 9 डिवाइड बाय 3 की पावर 25 मल्टीप्लाई, अब पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 चौको 16। अब देखो सारी बेस वैल्यू समान है, बीच में लगा है डिवाइड का साइन तो ये दोनों घट जाएंगे, इधर लगा है मल्टीप्लाई का साइन तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। देखो 3 की पावर 9, अब इसको घटाना है क्योंकि ये भाग के बाद आ रहा है तो -25, ये मल्टीप्लाई के बाद आ रहा है 16 तो ये +16। अब देखो 16 और 9 25, 25 - 25 3 की पावर 0। ठीक, और जब भी किसी की पावर 0 होता है तो आंसर सदैव 1 आता है, चाहे 3 की पावर 0, चाहे 10 की पावर 0, चाहे 100 की पावर, चाहे 1 लाख की पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, सॉरी अभी तो 5वां क्वेश्चन करेंगे। 10 छात्राओं के भार किलोग्राम में क्रमशः 40, 42, 41, 38, 36, 35, 42, 37, 35, 35 किलोग्राम है। भारों का समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, अब पदों का योग कर लो, ये जितने दे रखे हैं इन सभी को आप लिख लो, 40, 42, 41 जितने भी हैं इन सभी को आप लिख लो। और कुल पद कितने हैं? 10 हैं, स्टार्टिंग में ही दे रखा है 10 छात्राओं के भार, तो बटे 10 कर लो। इन सभी को जब आप ऐड कर दोगे, जोड़ लोगे तो 381 आएगा बटे 10, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 38.1 आपका आंसर आ जाएगा। तो समांतर माध्य कितना निकल के आ गया? 38.1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छठा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो रेलगाड़ी कितनी लंबी है? 315 मीटर, और जो चाल दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। तो जो चाल है सबसे पहले तो हम उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दे रखी है और लंबाई दे रखी है मीटर में तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आंसर गलत आएगा। पहले तो इसकी यूनिट सेम कर लो। 315 मीटर लंबी है ट्रेन, तो हमें जो स्पीड है यानी चाल है इसको भी चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। जैसे अब बात करें 54 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखी स्पीड, इसको अगर हम चेंज करेंगे किसमें? मीटर पर सेकंड में, तो 54 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। तो 18 3 54 और 3 5 15, तो ये आपका आएगा। इसकी चाल कितनी आई? 15 मीटर पर सेकंड, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने चेंज कर लिया है मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले में इसको फिल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। स्पीड है 15, डिस्टेंस यानी दूरी 315 मीटर लंबी ट्रेन है, और टाइम पूछ रहा है तो टाइम निकाल लो। 315, ये 15 इधर आ जाएगा, टी उधर चला गया। ठीक, अब ये इसको सॉल्व करो। 15 दूना 30, 15 एकम 15, तो टी यानी समय कितना आया? 21 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। तो जो रेलगाड़ी है वो एक खंभे को 21 सेकेंड में पार कर लेगी। इस तरह ये क्वेश्चन आपका आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है, यानी एक सिपाही को 700 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है तो उस हिसाब से 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए, यानी पहले 700 मिलता था अब 600 ग्राम कर दिया जाए तो भोजन कितने दिन चलेगा? कुल मिलाकर यहाँ पर ये बताया जा रहा है 700 देते थे तो 42 चल रहा है। अब अगर हम कम कर दें
खाना कम देना शुरू कर दे, 700 की बजाय 600 ही देना शुरू कर दे, तो वो जो राशन है वो ज़्यादा दिन चलेगा। इसके लिए देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं 1 किलो में 700 ग्राम प्रतिदिन, तो राशन लिख लेते हैं, ठीक। भोजन कर सकते हैं या राशन, कुछ भी लिख दो, सब सही है। एक तरफ लिख लेते हैं दिन। अगर हम 700 ग्राम दे रहे हैं तो कितने दिन चल रहा है? 42 दिन। अब हमने घटा के 600 दिन कर दिया है, तो ये कितने दिन चलेगा? x मान लेते हैं। इसका तीर हम सदैव ऊपर लगाते हैं, x से शुरू करके ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब ये बताओ 700 दे रहे थे तो 42 दिन चल रहा था। अब अगर हम कम दें यानी 600 दें तो हमारे जो दिन हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर हम खाना कम दे रहे हैं तो वो ज़्यादा दिन चलेगा। तो जब एक राशि के घटाने पर दूसरी राशि बढ़ रही है तो ये अपोजिट तीर लगेंगे। अब इसको लिख लो x/42 700/600, एक 0 ये कट गए। x = 7 × 42/6। x = 6 को जब 42 में भाग देंगे तो 6 7 42 हो जाएगा, 7 7 49, का आंसर आ जाएगा 49, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई? 49। तो यहाँ पर अगर 600 ग्राम प्रति सिपाही प्रतिदिन देंगे तो ये राशन या ये भोजन 49 दिन चल जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह 7वां क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। प्रश्न संख्या 8 देखो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है, लगभग इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है। x + 1/x = 10/3। तो x² + 1/x² का मान बताना है, तो वही करो जैसा लिखा है, = 10/3। इसका क्या कर दो? होल स्क्वायर। एक तरफ करोगे तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओ, तो a² + b² + 2ab। a ये रहा और b ये रहा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो x कट गया, यहाँ पे बचागा 2। x² + 1/x² = 100/9। और ये जो 2 बचा है ये बराबर के उस तरफ जाएगा, तो इधर प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में। x² + 1/x²। अब 100/9 में 2 घटाओगे तो 9 दूना 18, 100 - 18/9। इसको सॉल्व कर लो। 100 में जब 18 घटाओगे तो आएगा 82, 82/9। तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई? 82/9। 100 में 18 घटा दिया तो आपका 82 आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहे हैं p² q - pr² - pq + r²। इसमें गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर देखो इसमें कितना है? pq। क्या कहीं pq है? ये रहा। तो इन दोनों को पास कर लो, p² q - pq। इसको एक तरफ कर लो, pr² + r², यानी r² वाले एक तरफ और pq वाले एक तरफ। तो अब इसमें देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, pq कॉमन मिल जाएगा। तो pq जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर p² है, एक p ले लिया तो एक p बचा, और q ले लिया तो ये इसमें कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर pq पूरा कॉमन ले लिया है तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर p - 1 आया तो इसको ऐसे ही उठाकर p - 1 यहाँ रख दो। ऊपर देखो क्या है? -pr²। तो यहाँ से अगर हम केवल p ले लें तो बचेगा -r², ठीक। आगे कुछ नहीं करना है। अब pq p - 1 r² p - 1, इसमें से p - 1 कॉमन ले लो तो बचेगा pq -r², यानी pq -r² एक ब्रैकेट में, p - 1 एक ब्रैकेट में। ये आपका गुणनखंड निकल के आ गया बड़ी ही आसानी से। इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट सवाल को गलत कर देते हैं। थोड़ी सी आप दिमाग खोल कर काम करिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? समचतुर्भुज की 2 विशेषताएं एवं समचतुर्भुज क्षेत्र का क्षेत्रफल सूत्र लिखिए। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज की जो पहली विशेषता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसा कि नाम में सम मतलब समान, चतुर्भुज यानी 4 भुजा, चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक। आप इसको अच्छे से पूरी एक लाइन में लिखिएगा
कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। एक तो ये विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण, अब जब भी कोई भी चतुर्भुज होगा, मान चलो ये चतुर्भुज है, तो विकर्ण क्या होते हैं, एक कोने से सामने वाले कोने को मिला दें, एक ये और एक ये, कितने विकर्ण होंगे, दो विकर्ण होंगे, ठीक है। तो जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से, मान के चलो कि ये आपका समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं, तो इसका जो एक ये विकर्ण और एक ये विकर्ण, तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काटेंगे, तो ये आपका 90 होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, यानी ये चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। और कह रहे हैं समद्विभाजित, यानी ये जो एक दूसरे को विकर्ण काट रहे हैं, मान चलो इसने इस जगह से काटा, इस जगह से ये वाले विकर्ण ने इस विकर्ण को इस जगह काटा, तो समद्विभाजित मतलब दो समान भागों में बांट दिया, एक भाग ये रहा और एक भाग ये रहा। अगर इसकी लंबाई 3 है तो इसकी भी लंबाई 3 ही होगी। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांट दिया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करें इसके क्षेत्रफल वाले सूत्र की, तो इसका जो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ये इसका सूत्र होता है। कोई क्वेश्चन आ जाए, बोल दे कि एक विकर्ण 5 है, यहाँ लिख देते हैं एक विकर्ण 5 है, एक कहते हैं कि 7 है, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। 1/2 विकर्णों का योग गुणनफल 5 × 7 तो 35/2 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, जनरली यहाँ पर कोई ना कोई एक सम संख्या दे रखी होगी ताकि 2 कट जाए और इसका पूर्ण संख्या में आंसर आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाता है तो आपसे निश्चित रूप में गलत नहीं होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।